अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ओटाइटिस मीडिया विद ऑफ्यूएन या कान के पर्दे के पीछे रेशा होना। कान के पर्दे के पीछे रेशा होना अमूमन ये एक बच्चों में कॉमन डिजीज़ है जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको अमूमन ज़िंदगी में एक दो दफ़ा लाजमी ही कान के पर्दे के पीछे रेशा बन जाता है। इसकी कॉमन वजूहात जो हैं जिनकी वजह से ये रेशा हो सकता है वो गला ख़राब, ज़ुकाम या फिर बुखार, और इसके अलावा अगर बच्चा फीडर पीता है या दूध पीता है और वो फीडर या दूध पीते हुए सीधा लेट के पीता है तो उसकी वजह से भी कान के पर्दे के पीछे रेशा बन जाता है। कान के पर्दे के पीछे रेशा या ओटाइटिस मीडिया विद ऑफ्यूएन जो है उसकी जो अलामात हो सकती हैं उनमें या सिम्टम्स हो सकते हैं, कान में दर्द है, उसमें बुखार का होना, बेचैनी और कानों में ख़ारिश महसूस होना। इसके अलावा रात को नींद ना आना, अगर बच्चा है तो वो रोता रहता है रात को। तो इसके लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनमें हम सबसे पहले ऑटोस्कोपी के ज़रिए उसके कान चेक करते हैं, कान के पर्दे को चेक करते हैं। तो अगर तो ओटाइटिस मीडिया विद ऑफ्यूएन होगा तो उसके कान के पर्दों के पीछे रेशा बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, उसकी वजह से कान के पर्दे जो हैं उनका कलर रेड हो गया होगा। और उसके बाद हम फिर टम्पैनोमेट्री करते हैं। टम्पैनोमेट्री में हमें जो ग्राफ बनता है टम्पैनोमेट्री पे टम्पैनोग्राम बनता है वो अमूमन फ्लैट होता है, यानी कि टाइप बी टाइप जो है ना वो टम्पैनोग्राम होता है। टम्पैनोमेट्री के बाद हम उसकी हेयरिंग असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि कितनी समात मुतासर हुई है और ये जो समात मुतासर है क्या ये आर्जी है या परमानेंट है, यानी कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। अमूमन जो ओटाइटिस मीडिया विद ऑफ्यूएन के साथ पेशेंट होते हैं उनमें जो हेयरिंग लॉस होता है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। लो फ्रिक्वेंसी जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होती हैं, यानी कि जो मोटी आवाज़ें हैं वो ज़्यादा मुतासर होती हैं, जो पतली आवाज़ें हैं हाई फ्रिक्वेंसी हैं वो इतनी ज़्यादा मुतासर नहीं होती। इसके बाद जो हम टेस्ट करने के बाद हमें जो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसको वाकई जो है वो ओटाइटिस मीडिया विद ऑफ्यूएन है या नहीं है। अगर तो ओटाइटिस मीडिया विद ऑफ्यूएन है तो फिर हम इसके लिए जो ट्रीटमेंट हमारे पास ऑप्शंस रह जाते हैं। अगर तो बच्चा है तो उसके लिए सबसे पहले मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन उसको 2 हफ्ते की मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन अमूमन 10 से 12-14 दिन तक दी जाती है और उसके बाद दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर फिर से भी ओटाइटिस मीडिया विद ऑफ्यूएन है तो फिर एक दफ़ा फिर ट्रीटमेंट जो है मेडिसिन जो है उसको ऑप्शन को उसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर फिर भी जो ये है मसला है वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर इसका जो ऑप्शन रह जाता है वो सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसे ग्रोमेट इंसर्शन कहते हैं। ग्रोमेट इंसर्शन में अमूमन होता ये है कि छोटी सी ट्यूब्स होती हैं जो कान के पर्दे में लगाई जाती हैं। इससे जो कान के पर्दों के पीछे रेशा बना होता है वो खारिज हो जाता है। और जब ये रेशा खारिज हो जाता है मुकम्मल तौर पे तो फिर ये ट्यूब्स जो है ना फिर दोबारा निकाल ली जाती हैं। और ये है इसका ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन। अगर तो कोई बड़ा बंदा है जिसको बचपन से रेशा आ रहा है और उसका जो मसला है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं इनका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, सबसे पहले जो रेशा है उसको खुश किया जाता है, यानी कि कान जो एयर कैनाल है और जो कान का पर्दा है और जो मिडिल एयर है वो बिल्कुल इन्फेक्शन से बिल्कुल क्लियर हो। जब इन्फेक्शन बिल्कुल क्लियर हो तो फिर जो कान का पर्दा डैमेज है उसको हम दोबारा से रिपेयर करते हैं। कान के पर्दे को रिपेयर करने के लिए सर्जरी की जाती है और ये पर्दा जुड़ने के बाद दोबारा से इसकी हेयरिंग असेसमेंट की जाती है कि पर्दा जुड़ने के बाद इसका कितना जो है हेयरिंग इम्प्रूव हुई है। ये ऑप्शन होता है ओटाइटिस मीडिया के विद ऑफ्यूएन और ओटाइटिस सीरियस ओटाइटिस मीडिया और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में।